गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी एसएसटी का तीसरा भाग जो प्रमुख है लेसन नंबर 5। तो देखिए लेसन नंबर 5 में यहाँ राजनीतिक विज्ञान लोकतंत्र के प्रमुख तीन लेसन दिए गए हैं। इसमें देखिए लेसन नंबर 5 में तुम्हारे बोर्ड में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। 1 नंबर का प्रश्न और 4 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न आता है। इस प्रकार 2 प्रश्न होते हैं और ये लेसन 5 बोर्ड में 5 अंक का आता है। तो अब देखिए लोकतंत्र को विस्तार से हम सामान्यतः सभी जानते हैं। लोकतंत्र को हम जहाँ प्रजातंत्र भी कहते हैं, गणतंत्र भी कहते हैं, लेकिन ये सामान्य हिंदी शब्दों में जहाँ पारिभाषिक तौर पर देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र है कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी जो प्रमुख है बताते हैं कि अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद में इसको हम अभी बताया मैंने गणतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये अंग्रेजी जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस प्लस क्रेटिया तो प्रमुखतः 1 नंबर के प्रश्न में आता है लोकतंत्र का अर्थ। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, मूल अर्थों में इसको भीड़ कहते हैं, और क्रेटिया का अर्थ होता है जनता की शक्ति। तो जहां प्रमुखतः भीड़ की शक्ति या जनता की शक्ति या जनता का शासन हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए विस्तार से आपके यहाँ दिया है, यह आपको नोट्स में नोटेट करना है हर बातों को। ये 1 अंक के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र अर्थ और विभिन्न प्रकार की मीनिंग एंड वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमारी डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है। देखिए लोकतंत्र को अर्थ में बताया गया है, यह अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। ये अंग्रेजी का प्रमुख शब्द है डेमोक्रेसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। इसे नोट्स में नोटेट करना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं इसके। जो किताब में दिया है वो वैसा का वैसा। कहते हैं कि ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना, डेमोस प्लस क्रेटिया। अभी मैंने आपको बताया मौखिक, तो संयोगवश से बना है। यदि भी डेमोस का मूल अर्थ होता है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाता है, यानी डेमोस को जनता से संबंधित माना गया है, और क्रिएटिया का अर्थ है शक्ति, यानी जनता की शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र या जनता का शासन। इसमें 3 अंतर संबंधित अर्थ नियत है। देखिए 3 अंतर संबंधित अर्थ क्या नियत है। यह निर्णय लेने की एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, तथा यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा बताई गई है। आधुनिक काल में, वर्तमान में देखिए लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। प्रमुख राजनीतिक बनर्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसके साथ भावात्मक अर्थ भी जुड़ा है, कि भावनाएं जुड़ी हुई है। इससे लोगों की आस्था है मन के अंदर देश के प्रति अपने प्रमुख है, जहाँ 3 गुण होते हैं, भाषा, इतिहास और राजनीतिक संस्कृति, उनसे विशेष भावनाएं होती है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हो, कि इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या अंतरात्मिक भावनाएं हैं, क्या क्या इसके शाब्दिक अर्थ दिए गए हैं, उनको हमें समझना है। तो देखिए लोकतंत्र के विभिन्न रूप, की डेमोक्रेसी के प्रकार क्या है, विभिन्न रूप क्या है, कौन कौन से रूप हैं। जहाँ इसमें 4 रूप बताए गए हैं, आपको विस्तार से बताया गया किताब में। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो देखिए प्रमुख इसके रूपों को यहाँ लिखा गया है नोट्स में, वैसा का वैसा ही हमें लिखना है, कि आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। जिसमें देखिए पहला टाइप प्रकार है राजनीतिक लोकतंत्र, जिसमें राजनीतिक संविधान की बातें लिखी जाती है मौखिक सार के रूप में।
कि इसमें जो नियम बनाए जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि नियम बनाते हैं समूह में बैठ करके, उसको राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत माना गया है। सामाजिक लोकतंत्र, ऐसे लोकतंत्र में समाज को सभी में समता का विश्वास रखा जाता है। समता का अर्थ समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, धर्म आदि के आधार पर सबको समानता मिलनी चाहिए। आर्थिक आधार पर समानता मिलना चाहिए। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और वोट देते समय या लोगों को या प्रतिनिधियों को चुनते समय सबको समानता होनी चाहिए। इसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर लोगों को वंचित नहीं कर सकते। आर्थिक लोकतंत्र एक ऐसा है कि इसकी अवधारणा अर्थव्यवस्था के प्रकारों से जुड़ी हुई है, जिसमें विशेषतः अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो। फिर नैतिक लोकतंत्र, इसमें भी लोकतंत्र एक ऐसा रूप होता है जिसमें नैतिक बातें निहित होती है। जैसे आप अपने परिवार में रहते हो तो परिवार की नैतिक बातें होती है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही जो किसी प्रकार से परोपकारी कहानियां पढ़ते हैं तो परोपकारी कहानियों से भी हमें नैतिकता मिलती है, और हम देशभक्ति की कहानियां पढ़ते हैं तो भी हमें नैतिक बातें मिलती है। तो नैतिक बातों में जैसे आपने उदाहरण स्वरूप जाना होगा कि हम देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे में नैतिकता है, हम नैतिक बातों का अनुसरण करते हैं, इसलिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी नैतिकता है। तो लोकतंत्र नैतिकता स्वरूप को भी मानता है। तो इस प्रकार ये चार जो रूप दिए गए हैं, इन रूपों को विस्तार से हम पढ़ेंगे। जो मैंने अभी बात बताई, राजनीतिक लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संविधान का निर्माण करता है, संविधान के आधार पर लोकतंत्र चलता है। ऐसे लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं, यानी इसके नियम सामूहिक रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही बनाते हैं। ऐसे लोकतंत्र को हम राजनीतिक लोकतंत्र कहेंगे। अभी मैंने बताया सामाजिक लोकतंत्र में समता में विश्वास रहता है। समता यानी समानता होनी चाहिए। ऐसे लोकतंत्र को हम सामाजिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में कि हमारी शासन की व्यवस्था आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों से हम कर्ज लेते रहे और हमारी अर्थव्यवस्था निम्न हो जाए। नैतिक लोकतंत्र में हमने अभी बताया कि नैतिक लोकतंत्र में नैतिकता होती है, जिसमें हम देश के प्रति देशभक्ति या देश के प्रति तीन लगाव, जहाँ प्रमुखतः हम जानते हैं भाषा, इतिहास और राजनीतिक संस्कृति, ये तीन गुण हमारे राष्ट्रवाद के गुण हैं। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वो नैतिकता होती है। जैसे कोई आपको कहता है कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्रवाद वह होता है जहां नागरिकों में तीन गुण समाहित होते हैं, जिसमें भाषा, जैसे मान लो हम हिंदी भाषा से लगाव रखते हैं और अंग्रेजी भाषा में अटपटी लगती है, तो हमारी नैतिकता के रूप में हिंदी भाषा सर्वोपरि है, वो हमें अच्छी लगती है। तो हिंदी है भाषा। इतिहास, हम यहाँ के राजाओं की कहानी सुनते हैं, वो हमें अच्छी लगती है। राजनीतिक लोकतंत्र, हम राजनेताओं के द्वारा किए गए कार्य को रुचिकर, उसमें हम नैतिक रूप से अनुसरण करते हैं। तो देखिए पहला दिया है अभी विस्तार से राजनीतिक लोकतंत्र। अब देखिए राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते हैं। व्यक्तिवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह व्यक्ति विशेष से ही चलता है। जैसे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, व्यक्ति विशेष होते हैं, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। उदारवादी लोकतंत्र, उदारवाद से बना उदारवादी, यानी कि उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं। लिबर का अर्थ होता है आजाद और लीजियम का अर्थ होता है कानूनों के समक्ष बराबरी और आजादी। तो कानूनों के समक्ष बराबरी यानी कि हमें आजादी भी मिलनी चाहिए और कानूनों के समक्ष बराबरी, उसको कहते हैं हम उदारवाद। और इनके विचारों को मानने वाले को कहते हैं हम उदारवादी। जैसे आपने ऐसे बहुत से शब्द आएंगे राजनीति में, इनको जानना जरूरी है। जैसे समाजवाद से बना समाजवादी, नारीवाद से बना नारीवादी। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो ये उदारवादी लोकतंत्र इसलिए कहेंगे
कि आधुनिक काल में लोगों को आज़ादी भी मिलती है और कानूनों के समक्ष बराबरी भी मिलती है, इसलिए हम आधुनिक काल में लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई, ये सब हम भली भांति जानते हैं। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि पश्चिमी देशों में प्रमुख देश था अमेरिका। नाम सुना होगा आपने, संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की नींव 1776 में, सन 1776 में लोकतंत्र की नींव रखने वाला देश था अमेरिका। और अमेरिका ने लोकतंत्र के 3 अंगों को चुना, जिसने आपने इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं जिनसे हमारा शरीर काम करता है, वैसे ही लोकतंत्र के 3 अंग है और 3 अंगों को हमें भली भांति पहचानना है। लोकतंत्र के 3 अंग कौन से हैं, आप अपने विचार कर सकते हैं, मस्तिष्क को सोचिए। आपने 6वीं क्लास से पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, तो आपके समक्ष उत्तर आएगा। अगर नहीं आए तो मैं बताता हूँ आपको कि लोकतंत्र के अंग है, जैसे आपने पढ़ा होगा व्यवस्थापिका, जिसको हम विधायिका भी कहते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हो गए जिनसे लोकतंत्र संचालन होता है। याद रखिए इसे, आपके 6वीं क्लास में आ जाता है लोकतंत्र के 3 अंग। तो इन तीनों अंगों को अपनाने वाला पहला देश था अमेरिका, वर्ष था 1776। अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी लोकतंत्र, क्योंकि अमेरिका पश्चिम में स्थित है। तो जो देश पूर्व में रहते हैं उनको पूर्वी देश कहते हैं। ग्लोब में आपने देखा होगा, तो ग्लोब में जो देश पश्चिम में है उनको पश्चिमी देश कहते हैं। तो अमेरिका पश्चिमी देश की श्रेणी में आता है, इसलिए लोकतंत्र को भी पश्चिमी लोकतंत्र कहा जाने लगा। मार्क्सवादियों ने, अब देखिए मार्क्सवादियों ने, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के विचार कि सभी मजदूर जो भी काम करेंगे वो अपने सारे धन को एकत्रित करेंगे, ऐसे विचार थे कार्ल मार्क्स के, कि राज्य का स्थान नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता जो जितना कमाए वो एक जगह एकत्रित करे। तो ये मार्क्सवाद के विचारों को मानने वालों को कहते हैं मार्क्सवादियों। तो कार्ल मार्क्स एक समाजवादी था, जो हम राजनीति के भी कहते हैं। इसके विचारों को मानने वाले कहते हैं कि मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया, क्योंकि अमेरिका ने पूंजीवाद को अपनाया। अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा, जहां पर मुख्यतः पूंजीवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इस प्रकार ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने अपनाई। इस कारण से लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की नींव रखने वाला अमेरिका था, इसलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं, पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, उदारवादी लोकतंत्र भी आधुनिक युग में कहा जाता है। अब देखिए उदारवादी विचारकों ने, जो प्रमुखतः आजादी और कानूनों की समक्ष बराबरी रखते हैं, पॉइंटेड कीजिए, उदारवादी विचारकों ने, इसको अर्थ समझने पर ही हम इसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं पाठ को। उदारवादी विचारकों ने, यानी कि विचारकों यानी लोग, जो लोग आजादी और कानूनों के समक्ष बराबरी चाहते हैं, उन्होंने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को 2 रूपों का उल्लेख किया है। उन्होंने 2 रूप बताए राजनीतिक लोकतंत्र के, एक तो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो देखिए पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से है। तो डोमेस्टिक स्टेट जो प्रमुख है लोकतंत्र को प्रभावित करता है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। प्रभुसत्ता कहते हैं एकाधिकार। जैसे मान लो किसी भी स्कूल का संचालक जो है उसकी प्रमुखता सारी लीडरशिप संचालक के हाथ में होती है। जैसे किसी स्कूल के संचालक महोदय हैं तो उसको हम कहते हैं कि इस विद्यालय की प्रभुसत्ता किसके हाथ में है। तो प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि एकाधिकार, शक्ति किसके पास है। तो लोकतंत्र में ये जो शासन है पूरे राज्य की प्रभुसत्ता निवास जनता में होती है, जनता के हाथों में ही शक्ति बताइए। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है कि जनता चाहे
तो किसी भी प्रकार के राजनीतिक पद को हटा भी सकती है। तो इसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे मान लो राष्ट्रपति को उठाना है तो संसद के दोनों भागों के या सदनों के जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ही हटा सकते हैं, क्योंकि संविधान के अनुरूप ही नियम बनाए गए हैं। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जा सकता है, कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो हो गए राजनीतिक प्रभुसत्ता। प्रतिनिधियों के पास एकाधिकार है, किंतु वे कानूनों के अनुसार ही उस एकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो संविधान में लिखी गई बातें हैं उनके अनुरूप ही राजनीतिक एकाधिकार का प्रयोग प्रतिनिधि कर सकते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो भेद हैं। ये तो बताया अभी ऊपर आपने, राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप बताए। अब दो रूपों में अब बता रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में अगर देखा जाए तो इसके दो उपभेद भी बता रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब आप सब भली भांति जानते हैं प्रत्यक्ष को हम शुद्ध भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रत्यक्ष में तो क्या जनता सीधे वोट देती है प्रतिनिधि, ऐसे लोकतंत्र को हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष को हम कहते हैं कि जनता चुने हुए प्रतिनिधि किसी अन्य प्रतिनिधि को चुनते हैं तो हम उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे हमारी राज्यसभा के सदस्य चुन करके जाते हैं तो वो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, उनके उस क्षेत्र के एमएलए ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष का मतलब जनता सीधी वोट देती है। जैसे मान लो कोई सांसद है, संसद का सदस्य, जिसमें लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, राज्यसभा का सदस्य अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको जनता नहीं चुनती है, हम लोग उनको नहीं चुनते। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र। कुछ देशों में लोकतंत्र को दो, जहां अलग अलग चॉइस के अनुसार, पहला संसदीय लोकतंत्र कि उसमें संसद के द्वारा लोकतंत्र चलता है, कई कई देशों में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र चलता है। तो भारत में देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों ही रूपों को अपनाया गया है। और संसदीय लोकतंत्र, संसद भी हमारे यहाँ और संसद के द्वारा ही लोकतंत्र चलता है, हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की एक आधारभूत मान्यताएं हैं। अब देखिए ये आधारभूत मान्यताएं क्या है किसी भी लोकतंत्र को समझने के लिए, तो देखिए विस्तार से दी गई है। जैसे ये नेक्स्ट पढ़ाएंगे फिर आपको कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।